हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है। और हम इस सीरीज़ में वैसे प्रश्नों को करते हैं जो परीक्षा में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे करंट अफेयर्स ये इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स जोन, जहां पे पहले से 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के सहायता से। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। हमसे पूछा गया है हम जो कार्य करते हैं किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ थीटा वो है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण बताता है। तो देखिए, यहाँ प्रयुक्त बल, ये देखिए बल, फोर्स मतलब बल, इस पे तो निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पे कहीं पे वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है, मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। विस्थापन, देखिए डी मतलब होता है विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण ही कॉस थीटा होता है। तो देखिए, यहाँ वस्तु का द्रव्यमान पे ये वर्क जो है हमारा, कार्य जो हमारा निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा। अब हम अभी ही बताए हैं कि कार्य कब होता है, वर्क कब होता है, जब फोर्स हो, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो यानी विस्थापन हो, दूरी हो, और उसमें कुछ एंगल हो। कुछ एंगल मतलब क्या, एंगल का मान भी वैसा होना चाहिए जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए। जैसे cos 90 का मान जीरो होता है। cos 90 बराबर क्या होता है, जीरो। cos 90 बराबर जीरो। अगर यहाँ cos 90 बराबर जीरो हो गया तो वर्क तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि cos 90 ना हो। अब हम सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। अब मान लीजिए कि कोई पवन चक्की है, कुएं से पानी निकाल रहा है। देखिए, फोर्स लगा रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऐसे। तो इसमें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो इसमें तो कार्य होगा। अब देखिए सेकंड बोला गधा। अच्छा चलिए इसको लास्ट में पढ़ते हैं, गधा वाला। सुमन एक पूल में तैर रही है। अब देखिए तैर रही है, कोई पूल है ऐसे, स्विमिंग पूल है। सुमन है, तैर रही है, फोर्स लगा रही होगी ऐसे, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा। तो कॉस्ट देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ भी जीरो है, तो इसमें भी कुछ कार्य हो रहा होगा। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब एक इंजन है, फोर्स लग रहा है इधर इंजन द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है ना, इंजन तो जा भी रहा है इधर। तो इसमें भी कॉस थीटा मतलब फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, क्योंकि कॉस जीरो है। क्योंकि cos 90 का मान होता है जीरो। cos 90 बराबर जीरो, और cos 0 बराबर 1 होता है। cos 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ तो कार्य होगा, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं आएगा। अब देखिए कि जब गधा है, एक गधा मान लीजिए, मुझे पेंटिंग नहीं आती उतना अच्छा। अब देखिए ये गधा इस सामान को ढो रहा है, ठीक, चल रहा है। तो ये गधा जो फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा रहा है फोर्स। ये फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है। इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो वहीं पे देखिए जब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे तो कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? कॉस 90 का मान हो जाता है 0। अब हम फोर्स कुछ भी रहे, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी रहे, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क ऑटोमेटिक तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई कार्य ही नहीं हुआ। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक गधा जब पीठ पर सामान लेकर चलता है तो वो कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, वैसे भी गधा है, कार्य करवा भी लेंगे, बोलेंगे काम नहीं किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है तो मतलब पूछ रहा है कि उसका भार ये बढ़ेगा या घटेगा, यही पूछ रहा है ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है और तेज़ी से लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो अगर वो किसी वजन करने वाले पैमाने पे खड़ा है तो देखिए वजन किस पे डिपेंड करता है? वेट जो है मास इनटू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मास तो हर जगह परिवर्तन नहीं होता, मतलब कभी परिवर्तन ही नहीं होता है, हर जगह सेम रहता है मास। लेकिन जी का मान देखिए, अगर ऊपर जा रहा है थोड़ा तेज़ी के साथ तो इसके वजह से हमको एक्सलेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होगा, थोड़ा सा। तो जी का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वेट तो थोड़ा बढ़ जाएगा ना। अगर जी बढ़ जाएगा थोड़ा सा प्लस ए दिखेगा, हमको महसूस होगा। तो जब जी बढ़ेगा तो वेट भी हमको बढ़ा हुआ दिखेगा। जब उस पैमाने पे हम मेरा वज़न दिखाएगा तो थोड़ा सा अधिक दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, अब इधर से हम फोर्स डालेंगे तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? संपीड़ित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जो कार्य किए हैं वो जो कार्य है इसमें स्थितिज ऊर्जा के तौर पे समाहित हो जाएगा, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के तौर पे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के तौर पे। और कौन सा स्थितिज ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हम बताते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसी भी शरीर का, बॉडी का वह गुण होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बॉडी का वह गुण होता है जिसके कारण हम अगर उस बॉडी पे जो फोर्स, जैसे स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाए थे तो सिकुड़ गया था, जैसे ही ये फोर्स को हटाएंगे तो स्प्रिंग जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की प्रयास करेगी। तो यही जो प्रारंभिक स्थिति में आने की प्रयास करती है इसे ही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या प्रत्यास्थ गुण कहते हैं, किसी बॉडी का प्रत्यास्थ गुण कहते हैं। ठीक है, तो जब हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो इस पे जो कार्य किए हैं ये कार्य उस स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के तौर पे समाहित हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि तरंग होती है। अब देखिए, पिछले 2-3 क्लास पहले हमने बताया था कि तरंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य को ही यांत्रिक तरंग बोलते हैं, यांत्रिक तरंग बोला जाता है। यांत्रिक तरंग का मतलब ये हो गया जिसमें किसी तरंग को मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ज़रूरत होती है, इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुदैर्ध्य तरंग को निर्वात में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसमें निर्वात में तो कुछ है नहीं, हवा तो है नहीं जिससे चलेगा। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग को निर्वात में भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग, अब देखिए यहीं से समझिए कि ध्वनि तरंग को अगर हम निर्वात में बोलते हैं तो क्या सुनाई देगा? अंतरिक्ष जैसे निर्वात ही माना जाता है। अंतरिक्ष में कोई आदमी बोलता है तो उसका आवाज़ क्या दूसरा आदमी सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। इसका मतलब क्या है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत है। ठीक है,
ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल हो जाता है प्रकाश, याद रखिएगा, ये सब जो है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं एग्जाम्पल लिखवाते चले जाऊँगा, याद करते चले जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के बारे में, प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? और अभी बताया है कि ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है मैंने कि ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्ध्य मतलब उसे माध्यम की ज़रूरत है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रकाश तरंग को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रति ध्वनि या गूंज प्राप्त होता है, तो समुद्र जल में ध्वनि की गति इतना 1200 मीटर पर सेकंड है ध्वनि समुद्र की गहराई। अब देखिए ये समुद्र है, हम इसकी सतह से एक ध्वनि भेजे, मतलब ध्वनि की गूंज भेजे, ध्वनि तरंग भेजे हैं यहाँ से। ठीक है, और इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ध्वनि तरंग का स्पीड जो है वो 1200 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और जो वापस यहाँ मतलब ये गहराई से टकरा के वापस आ जाती है, मतलब टाइम 2.5, मतलब गई भी है और आ भी गई है 2.5 सेकंड में ही, गई भी और आ भी गई। तो हमारा एक फार्मूला होता है दूरी का, दूरी को ऐसे डिनोट करेंगे, दूरी का फार्मूला होता है कि वेलोसिटी v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो 1200 वेलोसिटी है और टाइम है 2.5, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3000। तो ये 3000 क्या आया है, तो हमसे पूछा है कि समुद्र की गहराई, तो हमसे सिर्फ गहराई एक साइड, ये जो 3000 आया है गया और आया, ये दोनों आया, मतलब 1500 गया और 1500 आया, तो हमारा जो समुद्र का गहराई होगा वो सिर्फ 1500 होगा, समझ गए, 1500 होगा, क्योंकि 3000 गया है और आया है। ये जो डिस्टेंस आया है टोटल डिस्टेंस आया, मतलब गया और आया, 2.5 सेकंड में ही गया है और आया भी है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो आया है वो 3000 मीटर आया है। लेकिन हमसे सिर्फ एक ही साइड का मतलब गहराई पूछ रहा है, तो एक ही साइड का बताना है, तो 1500 मीटर हमारा गहराई हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो, और जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करी उसे क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य में खुद का प्रकाश है तो प्रदीप्त हो गया, और चंद्रमा में खुद का प्रकाश है, चंद्रमा में तो खुद का प्रकाश नहीं है, वो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण कैसा होगा? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण के बारे में पहले बताते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है बड़ा, छोटा, बराबर, ये बराबर सब तरह का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हम देखें, उत्तल दर्पण में देखें तो वस्तु हमेशा छोटा बनता है, वस्तु हमेशा छोटा बनता है। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटा बनता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है उत्तल दर्पण भी दिया, अवतल दर्पण दिया है, तो हम अवतल दर्पण में भी छोटा बनता है, ठीक है, बनता है ना, अवतल दर्पण में छोटा बनता है, अवतल दर्पण में भी, लेकिन उत्तल दर्पण में दिया है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है, तो हम ज़्यादा इसको ना प्रायोरिटी देंगे कि इसमें तो हमेशा बनेगा छोटा। लेकिन अवतल दर्पण में तो कभी कभी बड़ा भी बन जाता है, कभी बराबर भी बनता है, लेकिन हमसे पूछा है कि छोटा, ठीक है, तो उत्तल दर्पण। और एक चीज़ याद रखिए कि उत्तल दर्पण का जो गुण होता है वो अवतल लेंस का गुण के बराबर होता है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण का गुण होगा वो अवतल लेंस का गुण के बराबर होगा, और जो अवतल
दर्पण का गुण होगा वो बराबर किसके होगा, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के। ठीक है, ये उल्टा होता है, उत्तल दर्पण का अवतल लेंस की तरह और अवतल दर्पण का उत्तल लेंस की तरह, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण के लिए छवि होता है। अब समतल दर्पण जैसे आप लोग घर में जो शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तो नहीं बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। लेकिन क्या सीधा बनता है, 500 सीधा उल्टा, डायरेक्ट सीधा उल्टा बोलता तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि हाँ मेरा सर ऊपर है तो आईना में भी हम लोग को ऊपर दिखाता है। लेकिन 500 का मतलब होता है कि हमारा देखिएगा कि दायां जो हाथ होता है वो आईना में लगता है कि बायां साइड चला गया, और जो बायां हाथ है वो आईना में लगता है कि दाहिना साइड चला गया, इसको बोलते हैं 500। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है एक तो आभासी तो होता है, लेकिन 500 उल्टा होता है, बायां हाथ दाहिना की तरफ चला जाता है और दाहिना हाथ बायां की तरफ, इसीलिए इसको मारेंगे सीधा। ये 500 नहीं दिया रहता तो हम सीधा मार देते, तब सीधा मारते, क्योंकि हमारा सर ऊपर रहता है तो ऊपर, पैर नीचे रहता है तो ऐसा तो नहीं दिखाता कि आईना में देखते हैं तो पैर नीचे हो जाता है, सॉरी पैर ऊपर हो जाता है और मुंडी नीचे हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन 500 का मतलब हुआ कि बायां हाथ दाहिना की तरफ, दाहिना हाथ बायां की तरफ हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 500 उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्लीय के आधार पर कौन सा सही है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं, अम्ल तो अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। OH माइनस, सॉरी यहाँ माइनस, OH माइनस को जलीय माध्यम में पेश करता है, नहीं, अम्ल जो है वो OH माइनस नहीं H प्लस आयन का त्याग करता है। अम्ल जो है OH माइनस का नहीं H प्लस आयन का त्याग करता है। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, नहीं, अम्ल जो है जलीय घुली हुई में विद्युत का संचालन नहीं करता, ये गलत है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, हाँ ये आंसर सही होगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा ठोस, यहाँ पे ठोस, सॉलिड। ठीक है, जब को काट के ठोस कर लीजिएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, वैसे सुनिए देखिए, जब अम्ल रखा जाता है पट्टी पर, कलर चेंज करते हैं, अम्ल रखा जाता है पट्टी पर तो पट्टी का रंग हो जाता है लाल, और जब क्षार रखा जाता है पट्टी पर तो हो जाता है नीला, और जब उदासीन रखा जाता है पट्टी पर तब हो जाता है हरा। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, एक मिनट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वैसे तो होता है क्षार, वैसे होता है क्षार, तो क्षार होता है तो इसको कर देना चाहिए नीला, क्षार होता है तो कर देना चाहिए नीला। लेकिन यहाँ पे हमारा ठोस बोला है, तो ठोस जब भी रहे तो इसमें नमी का, जब ये pH पेपर को नमी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी ठोस रहेगा तो यहाँ तो नमी है नहीं, और ये पेपर जो भी है वो गीला नहीं रहेगा, मतलब सूखा रहेगा, तो ये भी तो, इसमें तो कंडीशन होता है कि इसमें हमको नमी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे नमी है ही नहीं तो हमारा क्या लिटमस पेपर का रंग चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगी, या परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ ठोस लिख देगा। अगर ऐसे में अगर दे दिया जाए तो हम नीला पर टिक कर सकते हैं, नीला पर टिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब भी आएगा, ये क्वेश्चन ही था ठोस को लेकर, इसीलिए मैं ठोस लिख दे रहा हूँ, ठोस रहेगा, ठोस को लेकर क्वेश्चन था। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पट्टी पर रखी जाती है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि इसमें नमी की ज़रूरत होती है, और ठोस रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और pH पेपर भी सूखा हुआ है तो यहाँ पे तो नमी नहीं, हाँ इसी को बोलता है कि गीला पेपर pH पेपर है, तब वहाँ पे हम नीला कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सूखा है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन ही बना था ठोस के लिए और सूखा पेपर के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बताया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, क्षार और अम्ल को जब मिलाते हैं तो क्या क्या मिलता है, लवण मिलता है और
जल मिलता है, लवण और जल मिलता है। देखिए क्षार और अम्ल को मिलाते हैं, लवण मतलब नमक मिलता है और पानी मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, NaOH को मिलाते हैं जब HCl से तो क्या मिलता है हमको, NaCl प्लस H2O, यही ना मिलता है। तो NaCl नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, और H2O पानी हो गया। तो ये देखिए ये क्षार है, ये अम्ल है। तो क्षार और अम्ल को मिलाए तो पानी और नमक मिला ना, तो क्षार और अम्ल को मिलाए तो नमक और पानी मिल गया। ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग के गैस को क्या कहते हैं। अब देखिए जब लेड नाइट्राइट को गर्म किया जाता है, दो गैस निकलता है। कितना गैस निकलता है, दो गैस। अब कौन कौन दो गैस निकलता है, अब कौन कौन गैस निकलता है देखते हैं। लेड नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का हॉल ट्वाइस। जब इसको गर्म, ये गर्म का चिन्ह होता है, ये जो ये डेल्टा है ये गर्म का चिन्ह है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको जब इक्वेशन को देखिए यहाँ 2 रखेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, Pb2 2 हो गया। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 4 दे देंगे, इक्वेशन बराबर हो गया। देखिए कौन कौन, एक हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देखते हैं। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर रंग होता है हल्का भूरा। ठीक है, भूरा कलर का होता है, या लाल भूरा बोल सकते हैं, हल्का लाल भूरा होता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड तो नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाँ था, NO2 था, डाई नाइट्रेट ऑक्साइड ये भी नहीं होता है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ये भी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश गैस का उपयोग चिप्स को, देखते हैं जैसे चिप्स का पैकेट खरीदते होंगे लेज का, आप लोगों ने खाया भी होगा, तो उसमें देखते होंगे दो चार 5 रहता है लेज, बाकी सब में गैस रहता है भरा हुआ। तो वो गैस कौन सा गैस रहता है और क्यों रहता है, तो गैस जो दिया जाता है वो चिप्स को ख़राब नहीं होने देता है, चिप्स को ख़राब होने से बचाता है, ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तो कौन सा गैस रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। यदि ऑक्सीजन गैस को भर दिया जाए तो वो लेज के साथ अभिक्रिया करके लेज को ख़राब कर देगा। यहाँ पे सब गैस है, नाइट्रोजन N2H2 सब गैस होगा। ठीक है, ये 2 लिखना भूल गया होगा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से कौन रोकता है, नाइट्रोजन गैस। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, चिप्स लेज का पैकेट में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है। पीला रंग कौन प्रदान करता है, सोडियम। देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, रोड पे जो लैंप लगा रहता है उसमें पीला लौ देता है, पीला लौ, तो उसमें कौन सा गैस रहता है, सोडियम गैस भरा रहता है। ठीक है, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य में बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम क्लोराइड का पानी में बने घोल के बीच से बिजली को पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब पाचन जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद। अब गला में देखिए एक छल्ला होता है ऐसा ऐसा करके, वो किस चीज़ का बना होता है, वो किस चीज़ का, ये तो प्रॉपर हड्डी नहीं है, वो उपास्थि है,
उपास्थि, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं उपास्थि का बना होता है। जैसे कान का जो होता है पिन्ना वाला, नाक के बीच वाला हड्डी, ये सब उपास्थि है, ठीक है। तो ये उपास्थि का बना होता है, गला में जो छल्ला होता है, गले में जो छल्ला होता है, गला में छल्ला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है? अब पित्त जो होता है उसका भूमिका क्या है पाचन में? पित्त तो किसी वस्तु को पचाता नहीं, किसी मतलब भोजन को तो पचाता नहीं है, बस पचाने में मदद करता है। तो वो क्या करता है? वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा जो होता है, फैट जो होता है, उसको तोड़ देता है। पित्त में जो होता है लवण होता है, नमक होता है, लवण मिला के इसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से पाचन में हम लोगों को मदद मिलता है, ठीक है। लवण होता है, पित्त में लवण होता है जो फैट को पाइसीकरण मतलब तोड़ देता है छोटा छोटा में, जिसके कारण हम लोग को पचाने में सुविधा होता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।